कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। Hello everyone, I welcome you all again in a new video. In this video, I am going to explain you about how you check your allotment result in further rounds. आगे के जो राउंड्स आने वाले हैं उसमें आपको अपने रिज़ल्ट कैसे चेक करने हैं, क्योंकि रीप के द्वारा आगे अब अलॉटमेंट का कोई भी अलर्ट वेबसाइट पर न्यू अपडेट के फॉर्म में नहीं आएगा। आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि किस डेट को कौन सा अलॉटमेंट आ रहा है। अगर आपने वो डेट मिस कर दी, अलॉटमेंट्स की डेट मिस कर दी, तो क्योंकि अब बहुत जल्दी सारे प्रोसेस होते जाएंगे और आपने अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स बैक टू बैक डेट्स पे अलॉटमेंट होंगे, ये राउंड फिर वो राउंड, और आपने अगर डेट को मिस कर दिया और टाइमली अपना रिज़ल्ट नहीं देखा तो आप अपना जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके किसी इम्पॉर्टेंट पार्ट को मिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीप के पोर्टल पर सेपरेटली अब कोई आपको अलर्ट नहीं आएगा या कोई नया लिंक क्रिएट नहीं होगा जो भी अलॉटमेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं वो बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अलॉटमेंट देखना है। उसके बाद पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस के जितने भी राउंड्स हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किसको क्या मिलने वाला है, कौन से राउंड में कौन जा सकता है, और उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस कर दी तो उसके बाद क्या होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट आपको समझने के लिए मिलेंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये कि जितने भी अलॉटमेंट होंगे। अभी जो अलॉटमेंट हुआ है राउंड फर्स्ट का वो TFWS का अलॉटमेंट हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लेस देन 8 लाख इनकम चूज़ की थी फॉर्म फिल करते वक्त, तो उनका अलॉटमेंट आ गया है और इसी अलॉटमेंट के साथ एक यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गया है। अब इस लिंक के इनसाइड में ही आपको इसी लिंक पर बार बार क्लिक कर आपको अलॉटमेंट देखने पड़ेंगे। अब कोई नया लिंक क्रिएट नहीं होगा। ये लिंक बेसिकली एक न्यू डोमेन है और इस न्यू डोमेन के अंदर बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने के लिए ही है। इस लिंक पर जाएंगे, कैंडिडेट पैनल के ऊपर सबसे पहला वाला लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो 8/7/2026 को जो रिज़ल्ट आया वो आपने इस पर देख लिया। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तब कोई नया लिंक क्रिएट नहीं होगा, ना ऐसा लिखा आएगा अपवर्ड मूवमेंट। तब आपको 13 तारीख को 13/7/2026 को इस पर ही जाकर अपना अलॉटमेंट चेक करना है। स्पेशली कोई नया लिंक क्रिएट नहीं आएगा, नया अलर्ट नहीं होगा, आपको इस पर लॉगिन कर देखना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी देखना है और जिनकी अभी चॉइस एग्जॉस्टेड आई है उनको भी देखना है 13 को। उसके बाद राउंड 3 का भी आएगा तो भी इसी लिंक पर जाकर देखना है। उसके लिए आपको रिज़ल्ट देखने के लिए 18/7/2000 यहाँ पर जो डेट है अलॉटमेंट की आपको 14/7/2026 को यहाँ पर चेक करना है और इसका जो अलॉटमेंट है उसको 19 को चेक करना है आपको। सब कुछ बहुत डेट टू डेट हो रहा है और आपको खुद ही इन डेट्स का ध्यान में रखना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर डेट को आपको लॉगिन कर इस लिंक पर देखना पड़ेगा। सेपरेटली कोई लिंक वहाँ पर नहीं क्रिएट होगा। इसी तरीके से जो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलॉटमेंट होगा। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट 14/7/2026 को होगा, तो आपको भी इसी लिंक पर चेक करना है, लिंक पर चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट का सीट अलॉटमेंट 20/7/2026 को है, तो आपको उस टाइम पर देखना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ा जो अलॉटमेंट है जिसके लिए अभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वेट कर रहा है, इसका सीट अलॉटमेंट राउंड 6 का अभी भी बहुत टाइम है इसके अलॉटमेंट में। तो वो जो अलॉटमेंट है सीट अलॉटमेंट का 27/7/2026 को है। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर बाकी का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी होता जाएगा, फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। 27 तारीख को भी आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जब डेट आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इस लिंक के अंदर ये डिटेल अपडेट हो जाएगी, कोई नया लिंक क्रिएट नहीं होगा। फिर उसकी अपवर्ड मूवमेंट करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आएगी तो भी इसी लिंक पर क्लिक करना है आपको, सिंगल लिंक पर। सीट अलॉटमेंट फॉर अपवर्ड मूवमेंट यहाँ 2 तारीख को चेक करना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट फॉर अपवर्ड सेकेंड फिर 8/8/2026 को। इन डेट्स को आपको इसमें जाकर चेक करना है कि आपको कौन सा अपडेटेड कॉलेज मिला है, सारी लिस्ट इसके अंदर आ जाएगी। तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू डोमेन के साथ इन्होंने जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का न्यू डोमेन बना रखा है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको BTech सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। इस पर कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपके
लॉगिन मांगेगा, जिसके अंदर फॉर्म नंबर हो गया और पासवर्ड हो गया। फॉर्म नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ। सो ऑल राउंड अलॉटमेंट्स अब कॉमन लिंक पर आएंगे। जितने भी अलॉटमेंट होने वाले हैं वो इस कॉमन लिंक पर ही आएंगे, अलग से कोई लिंक जनरेट नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लिंक नहीं मिल रहा है, और वो जब न्यू अलॉटमेंट आएंगे तो वो लिंक को सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ अब इस कॉमन लिंक के अंदर ही सारे अलॉटमेंट आपको विजिबल होंगे। सो देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो एक कैंडिडेट है, सपोज उसको TFWS में भी अलॉटमेंट हुआ है। सो आपकी डिटेल आ जाएगी पूरी कि आपको कितने राउंड्स में क्या क्या अलॉटमेंट हुआ है। तो वहाँ पर आपको TFWS में अलॉटमेंट हुआ है तो यहाँ पर आपकी एक डिटेल आ गई। उसके बाद आपको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हुआ है तो उसकी भी डिटेल आपके इसी नोटिफिकेशन में आ जाएगी। या फिर आपको राजस्थान के अपर राउंड में कुछ अलॉटमेंट हुआ है, वो भी डिटेल आ जाएगी। तो जितने अलॉटमेंट्स आपको हुए हैं वो आपके रिकॉर्ड के अंदर एक ही लॉगिन के अंदर सारे अलॉटमेंट यहाँ पर शो करता रहेगा। और जिसको आप फाइनल करेंगे लास्ट में, जिस राउंड के उसको कॉलेज को फाइनल करेंगे, सपोज एग्जांपल अभी कैंडिडेट को TFWS का अलॉटमेंट हुआ है। अगर स्टूडेंट TFWS में भी अपनी सीट को रिजर्व कर लेता है 10,000 का पेमेंट करके, अगर वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10,000 पेमेंट कर देता है यहाँ पर, और उसके बाद जो TFWS का स्टूडेंट है उसको राजस्थान राउंड में भी सीट अलॉट होगी, तो 10,000 उसने यहाँ पे ये करे और 10,000 वो यहाँ पे करेगा। तो ये तो उसने अपनी सीट रिजर्व कर ली, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसको अपना अच्छा लगता है अलॉटमेंट, तो वो इन दोनों में से डिसाइड कर सकता है फाइनली किस में जाना है। तो फाइनली जिसमें भी जाना है उसके अंदर जाकर उसको फाइनल रिपोर्टिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करनी है। तो उसके मतलब जो फाइनल कॉलेज है वो जो चाहेगा इन दोनों में से फाइनली वही उसको मिल जाएगा। तो फाइनल अलॉटमेंट का मतलब है कि आप सीट एक्सेप्टेंस यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो। जब आपने इसमें फाइनल कर दोगे तो और आपने यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी तो ऑटोमेटिकली वो जो सीट है आपकी, वो सीट नल एंड वॉइड हो जाएगी, और आपका जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है, सीट एक्सेप्टेंस फीस है, वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको पे एक्सेप्टेंस फ़ीस हर राउंड की संभाल के रखनी है। तो आपने सपोज़ अगर यहाँ एडमिशन नहीं लिया सपोज़, और आप यहाँ पर ले रहे हो, तो इस कॉलेज में जब फिजिकल राउंड में रिपोर्टिंग करोगे तो उसकी फ़ी रिसिप्ट यहाँ पर आप डिपॉजिट कर दोगे। सो यहाँ पर डिपॉजिट कर दोगे और उनको बता दोगे कि आपके 10,000 वहाँ पर डिपॉजिट हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस में वो 10,000 रिड्यूस किए जाएँ। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, क्योंकि अपनी साइड से कोई नहीं बताता है। तो आप ये बताओगे तो वो वहाँ पर आपकी फ़ीस रिसिप्ट लेकर उसको करेंगे। और कुछ कॉलेज आनाकानी भी करते हैं या फिर कोई नए रूल्स में बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रीप के हेल्पलाइन पर भी क्लियर कर सकते हो कि फिर वो 10,000 का पेमेंट आपके खाते में डायरेक्ट आएगा या नहीं आएगा। रीप के ब्राउचर में क्लियरली मेंशन है कि ये जो फ़ीस है एडजस्टमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसमें एडमिशन लिया है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाती है अमाउंट। इन केस आपने दोनों सीटें कैंसिल कर दी एट लास्ट, तो आपको एडमिशन विड्रॉल का एक लिंक बाद में जनरेट होगा, वहाँ से एडमिशन विड्रॉल आपको करना पड़ेगा। और ये अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके थोड़ा बहुत ये आपके खाते में जहाँ से आपका पैसा डिडक्ट हुआ है वहाँ पर आपको वापस रिटर्न हो जाता है। सो बेसिकली इस तरीके से एक इंटरफेस आता जाएगा। जितने भी राउंड्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे यहाँ पर आपको विजिबल होते जाएंगे। और ये कॉलेज को भी पता रहता है कि उस स्टूडेंट ने फर्दर कितने राउंड्स में किया हुआ है। और फाइनली आपको जब कॉलेज के साथ सेटलमेंट करना होता है कि आपको फाइनली कौन सी सीट चाहिए, तो उसी कॉलेज में आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है और वहीं पर फीस जमा करानी होती है, जो आपको फाइनली अलॉट हो जाता है। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया किस तरह से रिजल्ट देखना है और किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है और किस तरीके से इंटरफेस दिखने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेनली जो राउंड्स हैं वो एक तो TFWS कैंडिडेट्स का राउंड हो गया, आउट ऑफ राजस्थान का राउंड हो गया, एक राजस्थान स्टेट कैंडिडेट का राउंड हो गया और लास्ट में इंटरनल स्लाइडिंग का राउंड हो गया। अब ये वर्क कैसे करते हैं, जैसे TFWS को 3 राउंड में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3। तो TFWS का फर्स्ट राउंड इसका मेन राउंड है और बाकी के दो राउंड हैं वो इसके अपवर्ड मूवमेंट के राउंड हैं। तो सपोज़ ये स्टूडेंट है, इसने फॉर्म फिल करते वक्त बिलो 8 लाख चूज़ की थी। सो बिलो 8 लाख चूज़ करी थी इसने, तो इसको यहाँ पर, और उसने चॉइस फिलिंग भी उसी ऑर्डर में करी थी, तो इसको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हो गया। अगर ये कैंडिडेट कॉलेज चूज़ करना चाह रहा है, सीट को रिजर्व करना चाह रहा है, फिक्स करना चाह रहा है, उसको पसंद आ गई है या फिर आगे के लिए रखना चाह रहा है, तो वो 10,000 पे करके ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है इसके अंदर।
और इसके अंदर क्योंकि सीट बहुत कम होती हैं, 5% सीट्स ही होती हैं, तो टोटल 700 के आसपास टोटल TFWS सीट्स होती हैं। तो इस राउंड के अंदर काफ़ी कम कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट होता है। और जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है तो उनको अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर चेक करना है। जो मैंने रिजल्ट चेक करने का मेथड बताया है उसी के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट और अपवर्ड मूवमेंट सेकंड में आपको अपने रिजल्ट चेक करने हैं। ठीक है, तो ये एक कैंडिडेट हो गया जिसको TFWS में अलॉटमेंट हुआ है। अब ये जो TFWS वाला अलॉटमेंट है ना, इसको राजस्थान राउंड के अंदर भी अलॉटमेंट होगा इसी कैंडिडेट को। ये कैंडिडेट है, राजस्थान राउंड में भी इसको सीट का अलॉटमेंट होगा। सो जो TFWS कैंडिडेट है उसको 2 जगह पर अलॉटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इसने यहाँ पर ये कॉलेज फिक्स कर लिया, मतलब TFWS में ये कॉलेज फिक्स कर लिया अमाउंट पे करके, 10,000 अमाउंट पे करके, और फिर इसको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हुआ तो उसको एक दूसरा कॉलेज मिल गया। अब अगर इसमें से या इसमें से इसकी मर्जी है, जो ये डिसाइड करता है वो इसको भी रख सकता है और एट लास्ट इसको भी रख सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा रखना चाहते हो। बट यही है कि आपको अगर इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, TFWS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो यहाँ 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। और इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट की, और यहाँ पर भी आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। सो एक तो आपका मेन रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट के राउंड होंगे। तो आप इस उम्मीद के साथ कि मेरे को अपवर्ड मूवमेंट में कुछ अच्छा मिल जाए, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 पे करने पड़ेंगे। और फाइनल डिसीजन आपका है कि आप दोनों में से कौन सा, जो भी आप फाइनल करना चाह रहे हो उसमें आप फिजिकल रिपोर्टिंग करें, फिजिकल रिपोर्टिंग करके वहाँ फीस डिपॉजिट करें, वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई TFWS कैंडिडेट्स की जिनको राउंड 1, 2, 3 फेस करने हैं। और TFWS का कैंडिडेट है उसको यहाँ पर जो राजस्थान डोमिसाइल का कैंडिडेट है, राजस्थान का मूल निवास का कैंडिडेट है, उसको TFWS अलॉट हुआ है, तो वो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के राउंड में भी एलिजिबल है। और एट लास्ट उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल किस सीट को लेना चाहता है। तो अब राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स का जो राउंड है वो 6th, 7th, 8th है। तो यहाँ पर एक तो कैंडिडेट आ जाएगा जिसने TFWS सेलेक्ट किया था, और एक दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा जिसने अबव 8 लाख यहाँ पर चूज़ किया था। तो अबव 8 लाख वाला जो कैंडिडेट है उसको फर्स्ट टाइम यहीं पर अलॉटमेंट होगा। जिसने अबव 8 लाख इनकम चूज़ की थी उसको राजस्थान स्टेट कैंडिडेट वाले में ही फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होगा। और जिन्होंने बिलो 8 लाख चूज़ करी थी उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को TFWS में अलॉटमेंट हो गया होगा, और बहुत सारों को नहीं हुआ होगा। जिन्होंने बिलो 8 लाख चूज़ करी थी उनको भी नहीं हुआ होगा। तो अब इन सब को, जितने भी बिलो 8 लाख और अबव 8 लाख वाले कैंडिडेट थे, उन सबको भी राजस्थान का जो अलॉटमेंट होता है उसके अंदर अलॉटमेंट होता है। और सबसे बड़ा अलॉटमेंट यही होता है, ये 700-800 सीट्स के लिए होता है। तो ये लगभग यहाँ पर जो कंप्लीट सीट्स होती हैं लगभग 20,000 21,000 सीट्स के आसपास जो होता है उसका अलॉटमेंट इस राउंड के अंदर होता है। तो बेस्ड ऑन योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगा। आपको इसके अंदर जो मेन राउंड है वो 6th का होगा। अगर आप उस 6th राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है तो आप 7th और 8th राउंड में अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो होता क्या है कि अभी आपको मॉक अलॉटमेंट हुआ है, और मॉक अलॉटमेंट बिल्कुल आइडियल कंडीशन में मानकर होता है कि किसी भी बच्चे ने सीट विड्रॉ नहीं करी, किसी भी बच्चे ने सीट वैकेंट नहीं करी, सबने एडमिशन ले लिए। तो मॉक राउंड में जो आपको कॉलेज दिख रहे हैं वो राउंड 6, 7, 8 में आके आपको चेंजेस बहुत दिखने के लिए उसमें मिल भी सकते हैं कि आपको जो मॉक राउंड में दिख रहा था वो 6, 7, 8 में चेंज हो जाएगा। वो चेंज इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में एक राउंड है, आउट ऑफ राजस्थान का जो राउंड है, आउट ऑफ राजस्थान के लिए 15% सीट रिजर्व होती हैं, 15% सीट रिजर्व होती हैं। अगर आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट, सपोज ये आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट हैं, इनकी 15% सीट रिजर्व होती है और 15 सीट फिल नहीं हो पाई, तो इन 15% सीट्स को मर्ज कर दिया जाता है राजस्थान स्टेट कैंडिडेट में। तो राजस्थान स्टेट कैंडिडेट में इन सीट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। तो जो मॉक राउंड में अलॉट हुआ था वो ये मान के अलॉट हुआ था कि सारे आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स ने जो चॉइस फिल करी थी उन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली, तो एक आइडियल कंडीशन मान के। लेकिन जब ये एक्चुअल में ये फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन ज्वाइन करने नहीं आएंगे, तो वो जितनी भी सीट वैकेंट यहाँ से रह जाएंगी आउट ऑफ राजस्थान राउंड से, तो वो 15% वाली जो सीट हैं उसमें से बहुत कम परसेंटेज यहाँ पर फिल होता है और वो बाकी की सारी सीटें राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के साथ मर्ज हो जाती हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो अलॉटमेंट देखने के लिए मिलता है मॉक राउंड से, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है क्योंकि सीट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो
यहाँ पर बेसिकली अलॉटमेंट होता है 70% सीट्स पे होता है, प्लस मर्ज सीट्स पे, जो सीट्स मर्ज हो जाती हैं वैकेंट रहने पर उनके साथ अलॉटमेंट होता है सारे राउंड्स की जो प्रीवियस राउंड हो गए हैं। इससे पहले प्रीवियस राउंड ये हो गए। TFWS की सीट कहीं पर भी मर्ज नहीं होती है। TFWS एक सेपरेट कैटेगरी है, ये सीटें मर्ज नहीं होती हैं। अगर ये खाली रह गई तो खाली रहेंगी और ये जाकर इंटरनल स्लाइडिंग में एक बार दोबारा भरी जाती हैं जो TFWS की सीट हैं। तो अभी जिनको TFWS सीट्स से मौका छूट जाएगा उनके पास इंटरनल स्लाइडिंग में TFWS सीट लेने का एक बार दोबारा मौका वहाँ पर रहता है। वो कैसे रहता है, अब जब हम इंटरनल स्लाइडिंग में पॉइंट पे मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वहाँ पर आप TFWS कैसे ले सकते हो। सो अभी जो TFWS का मौका छूट जाएगा तो वहाँ पर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इंटरनल स्लाइडिंग में भी आपके पास TFWS के अलॉटमेंट का चांस रहता है। तो अब ये आप समझ गए TFWS का कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट कैसे होगा, राजस्थान का अलॉटमेंट कैसे होगा। तो इन दोनों की रिपोर्टिंग एक साथ ही होती है, इनके फिजिकल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन एक साथ ही होती है। एक साथ होती है तो कैंडिडेट या तो TFWS में फिजिकली रिपोर्ट करने जाएगा या फिर राजस्थान में रिपोर्ट करने जाएगा। तो कॉलेज वाले समझ जाते हैं अगर राजस्थान वाले राउंड में आया तो वो सीट फाइनल हो जाती है, TFWS में किया तो वो सीट फाइनल हो जाती है और पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और उस अकॉर्डिंग सीट्स का एडजस्टमेंट कॉलेज कर देता है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको वहाँ पर कॉलेज के नंबर भी डिस्प्ले हो जाते हैं, रीप की हेल्पलाइन नंबर भी है, उनसे भी आप अच्छे से क्लैरिफिकेशन और ले सकते हैं अगर किसी भी पॉइंट पर आपको काफ़ी डीपली कोई डाउट क्रिएट हो जाता है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट। सो इनको अलॉटमेंट इसी राउंड के अंदर होने वाला है। जो आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनको इसी राउंड में अलॉटमेंट होने वाला है, उनको राजस्थान स्टेट कैंडिडेट में अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसे लोअर कॉलेजेस सीट होती हैं तो कुछ केसेस में TFWS सीट्स भी कुछ आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट्स को अलॉट हो जाती है। सो कुछ TFWS सीट भी मिलने के उनको अलॉटमेंट के चांसेस रहते हैं। तो उनके लिए मेनली यही राउंड होता है, इसके अंदर ही उनको रिपोर्ट करना है, इसी में उनको 10,000 रुपये जमा कराने हैं अगर कॉलेज कंफर्म करना है। और इनके पास एक अपवर्ड राउंड का मौका रहता है, 4th नंबर मेन राउंड और 5th में अपवर्ड मूवमेंट का राउंड होता है। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। सो एक्स सर्विसमैन के साथ क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं इनकी जो सीट्स होती हैं वो रिज़र्व होती हैं और फिक्स रहती हैं। जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं उनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि इनको एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को इसी राउंड के अंदर बेस्ट जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो मिलने के चांसेस एक्स सर्विसमैन राउंड के अंदर ही होते हैं। जो राजस्थान में मिलना चाहिए उससे बेस्ट ही उनको इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी यूज़ करने से आपकी रैंक बहुत नीचे रिड्यूस हो जाती है, आपको अच्छी रैंक मिल जाती है। तो आपकी जो बेटर पॉसिबिलिटी होती है वो एक्स सर्विसमैन राउंड के अंदर ही होती है। राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के राउंड के अंदर आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है, जो कि प्रीवियस ईयर से मैं देख रहा हूँ। लास्ट ईयर भी एक्स सर्विसमैन को राजस्थान स्टेट कैंडिडेट में अलॉटमेंट नहीं दिया था। और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए आप रीप से इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हैं। सो एज़ पर माई नॉलेज एक्स सर्विसमैन को यहीं पर एक फुल एंड फाइनल चांस रहता है जहां पर इनको 10,000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं, सीट कंफर्म करनी है और एडमिशन लेना है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिलता है। सो ये बात हो गई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की। राजस्थान कैंडिडेट मैंने बता ही दिया। सो राजस्थान कैंडिडेट TFWS और राजस्थान की जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो एक साथ हो जाती है। आउट ऑफ राजस्थान और एक्स सर्विसमैन की काउंसलिंग एक साथ हो जाती है क्योंकि इनके पास एक ही यहाँ पर मौका रहता है। इस राउंड 4th और 5th के अंदर ही इनको फाइनल करना पड़ता है जो कुछ भी होता है। और ये एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग और इन सब के रिगार्डिंग वहाँ नहीं होता है। वो रीप के ब्राउचर में भी एक लाइन मेंशन कर रखी है, उसको भी मैं एज इट इज़ आपको डिटेल में पढ़ के बताऊँगा कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है इन सब राउंड्स की रिपोर्टिंग के बारे में। तो ये सारी जो प्रोसेस हो जाएगी तो इन कैंडिडेट्स को चूज़ करना है अपना कॉलेज। सपोज इनके पास यहीं तक का मौका है, इनके पास जो इस राउंड में मिल गया वही इनको चूज़ करना पड़ेगा। TFWS और यहाँ पे ये मिला, दोनों में से आपके पास चॉइस है कि आप किसको रखना चाह रहे हैं, इसको रखना चाह रहे हैं, इसको रखना चाह रहे हैं, वो आपको फाइनल करना है। और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, इस राउंड तक सारे एडमिशन फाइनलाइज हो जाते हैं राजस्थान कैंडिडेट स्टेट। आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप कॉलेज में जाना भी शुरू कर दिया, स्टडी करने के लिए जाना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेज में स्टूडेंट आ गए और उन्होंने स्टडी के लिए आना शुरू कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो कॉलेज अथॉरिटीज़ होती हैं, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उनको जो रीप है उन्होंने एक डेट दे रखी है कि उस डेट को उनको इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस
करना है। और इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब ये सारे राउंड फाइनल हो जाते हैं तब भी सीट बहुत सारी वैकेंट रह जाती है। तो मान लीजिए इस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर की 60 सीट थी एक्चुअल में, और जब यहाँ पर फाइनल एडमिशन हुए तो 50 बच्चे ही पहुँचे CS के, मतलब 60 सीटों में से 50 बच्चे पहुँचे। मान लीजिए किसी ब्रांच में 120 सीट थी, 120 में से सिर्फ 100 बच्चे पहुँचे, तो सीटें हर ब्रांच में कुछ ना कुछ खाली रह जाती है। तो उन खाली ब्रांच पे इंटरनल स्लाइडिंग की जाती है। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब विद इन द इंस्टीट्यूट जिसमें आपका एडमिशन हुआ है उसी में आपको ब्रांच शिफ्ट करने का, चेंज करने का मौका मिलता है। सपोज ये 2 कैंडिडेट हैं, इनको एडमिशन मिला, सपोज इसको काउंसलिंग के थ्रू EC मिली और इसको इलेक्ट्रिकल मिली। जब ये इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म भरेंगे तो ये यहाँ पर CSE AI AML चूज़ कर सकते हैं, CSE AI और ECE अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे EC था, ये चाह रहा है कि फर्स्ट में मेरे को CSE मिल जाए, सेकंड में और थर्ड में, तो वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है। ऐसे ये कर सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप चॉइस फिलिंग वहाँ पर कर दोगे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। जिस कैटेगरी की सीट वैकेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और मेरिट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो चांसेस रहते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग में आपकी ब्रांच चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। सपोज वही बात हो गई कि अभी इसको इलेक्ट्रिकल मिल गई थी लेकिन इसको इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए थी, इसने दिमाग लगाया है कि मेरे को इस अच्छे कॉलेज में, इस बेटर कॉलेज में मेरे को कोई भी ब्रांच मिल जाए, मैं आगे चल के कोशिश करूँगा, अपना लक ट्राई करूँगा ब्रांच चेंज करने के लिए। इसने ऐसा ही किया कि कैसे भी करके उस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कराया और उसके बाद वहाँ की इंटरनल स्लाइडिंग प्रोसेस का यूज़ कर उसकी अगर किस्मत अच्छी रही होगी तो इनमें से जो भी उसकी 3-4 चॉइस होंगी उनमें से उसको कोई मिल गई होगी जो उसको इलेक्ट्रिकल से बेटर लग रही थी। एक तो मेथड ये हो गया, या फिर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद भी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो इसके अंदर TFWS के स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने TFWS में एडमिशन लिया था और जिन्होंने राजस्थान स्टेट में भी, अगर TFWS का स्टूडेंट भी यहाँ पर ब्रांच चेंज करना चाह रहा है, इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। बट कंडीशन यही है कि फिर उसकी फ़ीस नॉर्मल फ़ीस हो जाएगी, TFWS फीस उसको छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे ही TFWS की सीट वैकेंट होती है और यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे TFWS में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो सीट्स को वैकेंट कर देंगे। तो आपको अगर ये कॉलेज मिल गया है और आपकी मेरिट अच्छी है तो कॉलेज ऑटोमेटिकली आपको नॉर्मल सीट से TFWS सीट में अपग्रेड कर देगा। अगर आपने लेस देन 8 लाख का इनकम सर्टिफिकेट कॉलेज वालों को दिया है, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट डिपॉजिट किया हुआ होगा कॉलेज के पास, सो उनमें से जिसकी मेरिट हाईएस्ट होगी, मान लो ECE ब्रांच है, ECE ब्रांच के अंदर मान लो यहाँ पर 3 सीट थी और तीनों ही खाली रह गई TFWS की किसी भी रीज़न से। मान लो इंटरनल स्लाइडिंग से बच्चे ने छोड़ दी या फिर 2 बच्चों ने रिपोर्ट नहीं करा और तीनों ही सीट खाली रह गई, तो यहाँ पर नॉर्मल सीट्स के अकॉर्डिंग भी एडमिशन लेकर कोई आया होगा तो कॉलेज उनको ऑटोमेटिकली 3 सीटों को अपवर्ड मूवमेंट में मतलब उनको अपग्रेड कर देगा। जो 3 सीटें TFWS की थी उसमें से स्टूडेंट को अपग्रेड कर देगा और उसको TFWS सीट अलॉट कर देगा, उसको उन 3 स्टूडेंट्स को TFWS सीट अलॉट कर देगा। बट कंडीशन यही है कि इनका इनकम सर्टिफिकेट डिपॉजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से इंटरनल स्लाइडिंग में भी आपको TFWS मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपकी मेरिट पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर अच्छी है और TFWS की सीट किसी भी रीज़न से खाली हो गई है, या तो वो काउंसलिंग टाइम से खाली रही हो या फिर इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से खाली हुई हो, तो कॉलेज ऑटोमेटिकली जो टॉप मेरिट में होता है बच्चा उसको TFWS सीट अलॉट कर देता है और आपको एकदम से कम फीस वाली सीट अलॉट हो जाती है, आपकी किस्मत अच्छी हुई वहाँ पर। तो आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा इंटरनल स्लाइडिंग कैसे करनी है। इन मेथड्स का यूज़ करके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं और सभी को जब आप फाइनल कॉलेज कर लें, जो भी फाइनल होगा वहाँ पर ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, वहीं पर फ़ी डिपॉजिट करनी है और वही आपका एट द एंड वहाँ पर कॉलेज हो जाएगा। मेनली TFWS हो गया, आउट ऑफ राजस्थान हो गया, राजस्थान स्टेट कैंडिडेट हो गया और इंटरनल स्लाइडिंग हो गया। ये सब आप समझ गए होंगे। डेट आपको ध्यान में रखनी है, किस किस डेट को आपको रिजल्ट अलॉटमेंट चेक करना है। उसके बाद जब ये सारा राउंड हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, रीप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना भूल गए या जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए या फिर जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे थे जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट एडमिशन ऑन वैकेंट सीट अवेलेबल रहता है। तो डायरेक्ट एडमिशन में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेजेस और एक गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस तो एडमिशन जो डेट डिसाइड होती है, तो इस बार आपको 14 अगस्त है,
तो 2 दिन के अंदर ही डायरेक्ट एडमिशन कंप्लीट, बहुत 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा, 13-14 तारीख में ही डायरेक्ट एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस में होता है ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। मतलब आप सोचे इसमें बहुत टाइम मिलने वाला है, तो बहुत टाइम नहीं मिलता। 13-14 तारीख को, और यहाँ पर जो भी वैकेंट सीट्स होती हैं, और ये रीप के थ्रू नहीं होगा, ये रीप नहीं कराएगा, तो इसके लिए रीप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता है डायरेक्ट एडमिशन की। ये इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर ही कराते हैं, रीप नहीं कराएगा। मान लो MBM को डायरेक्ट एडमिशन करना है, तो MBM खुद के लेवल पर अपनी उसकी जो सीट्स खाली हैं तो उसके बेसिस पर ही कराएगा। और होता क्या है कि सब में फिजिकल रिपोर्टिंग सेम डेट पर करनी होती है। मान लो आपने MBM में भी ट्राई करना चाह रहे हो, RTU में भी ट्राई करना चाह रहे हो, दिक्कत यही आती है कि आपको सेम टाइम पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जिस डेट को ये बुलाते हैं उसी को ये बुलाते हैं, और सेम टाइम पे फीस डिपॉजिट करना होता है, डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। एकदम बहुत फास्ट प्रोसेस में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस का वर्क होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप अभी भी अप्रोच कर सकते हो। इनके पास 15% मैनेजमेंट सीट होती है, वहाँ पर आपको ऑफर कर सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी सारे जुगाड़ होते हैं प्राइवेट वालों के पास डायरेक्ट एडमिशन देने के। बट किसी भी तरह की अगर ये डोनेशन मांगते हैं या कोई एक्स्ट्रा मनी मांगते हैं तो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक राइट प्रोसेस नहीं है, ये गलत तरीके से मांगते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी आपसे डोनेशन या एक्स्ट्रा मनी की डिमांड नहीं कर सकता है डायरेक्ट एडमिशन के अंदर भी। डायरेक्ट एडमिशन भी मेरिट बेसिस पर ही होता है। बट कुछ कॉलेज गलत प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, वो आपसे कैपिटेशन फ़ीस ले सकते हैं या उस डिमांड कर सकते हैं, वो सब इलीगल है, लीगल नहीं है वो। मतलब डायरेक्ट एडमिशन का भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में यही रूल है कि उनको जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट सीट पर अप्लाई करेंगे, जिनकी मेरिट हाई होगी उनको देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये फेयर प्रोसेस इतना नहीं करते हैं तो वहाँ गड़बड़ कर देते हैं, और ये कहीं ना कहीं कैपिटेशन फ़ीस चार्ज करते हैं या एडमिशन फ़ीस चार्ज करते हैं, या इस तरीके से ये लोग क्या चार्ज कर लेते हैं। बट रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे चार्ज करना इलीगल है, गलत है, नहीं कर सकते। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस का प्रोसेस एकदम फेयर है। ये 13-14 के आसपास ही डेट निकालेंगे। मैं पूरी प्रोसेस से, डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस से भी आपको अपडेट कर दूंगा किस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस होता है। तो उसका एक अलग से वीडियो बना के बताना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाने पे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको रिज़ल्ट चेक करना है, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो आने वाला टाइम है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। सो रीप के ब्राउचर में क्या लिखा हुआ है रिपोर्टिंग के बारे में कि कैंडिडेट्स वो आर अलॉटेड सीट्स इन TFWS, ऐसे स्टूडेंट जिनको TFWS आउट ऑफ राजस्थान, KM और राजस्थान कैंडिडेट्स हैं, दे कैन रिपोर्ट टू मल्टीपल काउंसलिंग राउंड्स। वो मल्टीपल काउंसलिंग राउंड्स में रिपोर्ट कर सकते हैं सेपरेटली, अलग अलग, एंड हैव टू डिपॉजिट सेपरेट सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर सेपरेट काउंसलिंग राउंड्स। तो अलग अलग काउंसलिंग राउंड्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये तो कर सकते हैं मल्टीपल राउंड में, बट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स हैं वो मल्टीपल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनको राजस्थान का जो राउंड होता है, एज पर माई नॉलेज, तो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट को राजस्थान का जो राउंड होता है उस राउंड में सीट का अलॉटमेंट नहीं होता है। सो इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन उम्मीदवारों को TFWS आउट ऑफ राजस्थान, KM या राजस्थान कैंडिडेट श्रेणी में सीट आवंटित होती है, वह अलग अलग काउंसलिंग राउंड में अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रत्येक काउंसलिंग राउंड में रिपोर्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करनी होगी। अब इन किन बातों का ध्यान में रखना है, हर राउंड में जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फ़ी अलग अलग देनी होगी। अंत में जिस कॉलेज में आप अंतिम रूप से प्रवेश फाइनल रिपोर्टिंग करेंगे उस कॉलेज की फीस में आपकी जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एडजस्ट कर दी जाएगी। यानी यह पैसा एक्स्ट्रा नहीं कटेगा बल्कि कॉलेज की कुल फीस में जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको TFWS में सीट मिली और आपने 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा की, बाद में राउंड 3 राजस्थान कैंडिडेट में और बेहतर सीट मिली तो वहाँ भी 10,000 जमा करने होंगे, और अंत में आपने राउंड 3 वाले कॉलेज में प्रवेश लिया तो आपके द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का एडजस्टमेंट जो आपका लास्ट कॉलेज होगा जिसमें आपने एडमिशन फ़ीस देकर डॉक्यूमेंट जमा करके फाइनल कर लिया है, वहाँ पर एडजस्ट कर दी जाएगी, अर्थात ये राशि कॉलेज फ़ीस का हिस्सा मानी जाएगी। सो आई थिंक इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बाकी लगभग सभी टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर सभी टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस क्या रहता है, कंप्यूटर साइंस की जो बाकी ब्रांचेस हैं उनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग अबाउट इंजीनियरिंग। मतलब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर आपके लिए
ये वीडियो मिल जाएंगे रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग ऑल्सो। जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हो उस टाइम के वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लैपटॉप बाइंग गाइड भी मिल जाएगी, कैलकुलेटर बाइंग गाइड मिल जाएगी, आपको क्या क्या चीज़ों का अरेंजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में करना होता है। आप प्रॉपरली स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी, आपको फ्री में बुक्स कहाँ से मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिल जाएगा, एवरीथिंग इज़ ऑन माय चैनल। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आने वाले डेज़ में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग तक ही मैं आपको मतलब यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरा चैनल आपके काउंसलिंग प्रोसेस तक ही, बट आगे भी काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो इसीलिए मेरे साथ मतलब पिछले 2-3 साल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अभी तक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल पर आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो मैं रेगुलरली चैनल पे अपडेट करने की कोशिश रखता हूँ, लाइक इंटर्नशिप, प्लेसमेंट एंड सिलेबस स्कीम एंड व्हाट स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड व्हाट आर वेरियस फ्री रिसोर्सेज मटेरियल, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज। तो इस तरह की चीज़ें चैनल्स पे हमेशा अवेलेबल रहती हैं। सो फॉर दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।